हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप ऊपर दिए गए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें। जो आपका ऑल नोटिफिकेशन आएगा उस पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई क्लास अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले क्लास पहुंचे और आपकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। अगर आपको किसी तरह का कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक बेसिक क्लास में डाल चुका हूं। आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक जो बेसिक क्लास थी वो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये हमारी क्लास नंबर 2 है और इसमें हम 6th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि आज हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले हम जानेंगे अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। उसके बाद लोग उस समय कहाँ पर रहते थे, जैसे नर्मदा नदी के पास रहते थे या गंगा नदी के पास, इन सब चीज़ों को देखेंगे हम। आखेट का मतलब जानेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि आपकी गेहूं और जौ की जो फसल है ना, वो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई थी या फिर सबसे पहले कौन सी फसल बोई गई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। हम इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम सहायक नदियाँ देखेंगे, किस नदी के किनारे कौन सा नगर था, हम इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हम उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हमारे देश के नाम, इंडिया और भारत नाम कैसे पड़ा, हम इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप ये समझिए आपकी क्लासेस बेस्ट तरीके से अब स्टार्ट हो चुकी हैं। इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और अभी से अपने नोट्स बनाने लग जाइए। कभी आप ये सोचें कि जब एग्जाम आएगा तब कर लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए आप। आगे देखिए, पांडुलिपि के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद हम अभिलेख पढ़ेंगे कि कौन सा अभिलेख किसने दिया था। उसके बाद हम पुरातत्वविद, उसके बाद इतिहासकार, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तिथियों का मतलब, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, एडी, सीई, बीसीई, बीपी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम अज्ञात लिपि के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कल 15 क्वेश्चन डाले थे आपके चंडीगढ़ पीआरटी के, वहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्ट प्रूफ दिखाया था कि जो मैं करवाता हूँ ना उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सीटेट में हमने ईवीएस की थ्योरी क्लासेस की थी, जो मैंने कराया था उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं था। तो आप इस चीज़ का यकीन मानिए, जो मैं आपको करवा दूंगा ना उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को आराम से अच्छे से मन लगाकर देखना है, बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। मैटर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आप सीरियसली इन क्लासेस को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो देखिए, आप अतीत के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग उस समय क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, या फिर बच्चों को कौन सी कहानियां सुनाई जाती थी, या फिर कौन से वो नाटक देखते थे और किस तरह के वो गीत सुनते थे। इन सब चीजों के बारे में जाना जा सकता है आपके अतीत से। और देखिए, हम आखेटकों, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए ना आखेट का मतलब क्या है, आखेट का मतलब तो होता है शिकार। लेकिन अगर आपसे आखेट टक पूछा जाता है तो आखेट टक का मतलब होता है शिकारी। दोनों के डिफरेंस को आप याद रखना, ठीक है। आखेट का मतलब शिकार और आखेटक का मतलब होता है शिकारी। तो हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं हमारे अतीत से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है लोग कहां पर रहते थे, यानी कि उस समय लोग कहां पे रहते थे। तो आपका एक और क्वेश्चन यहां से बन चुका है। कई लाख वर्ष पहले लोग कहां पे रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर। मैं आपको अभी नर्मदा नदी भी दिखाऊंगा, आप वेट कीजिए। आगे देखिए, यहां पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे, कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब संग्रह करने वाले, यानी कि इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। याद रखना आप। आगे चलते हैं।
ये लोग जानवरों का आखेट, आ गया ना आपका, आखेट का मतलब होता है शिकार, तो ये लोग जानवरों का शिकार करते थे, आखेट करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका मैप, तो आप मैप में देखिए नर्मदा नदी के बारे में आया है, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये है आपकी नर्मदा नदी। तो आपको याद रखना है, ये है आपकी, देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियां, ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और ये है आपकी विंध्य की पहाड़ियां। तो सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों के बीच में बहती है आपकी नर्मदा नदी। और अगर आपसे पूछा जाए ना, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपकी जो सिंधु है, सिंधु नदी, उसकी सारी सहायक नदियां दी गई हैं, जैसे झेलम हो गई, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ये सारी किसकी सहायक नदी हैं? आपकी सिंधु नदी की। अगर आपसे सुलेमान पर्वत पूछा जाता है तो कहां पे पड़ता है आज के टाइम में? पाकिस्तान के अंदर। और जो किरथर की पहाड़ियां हैं वो भी आपकी किसी साइड में है? आपकी उत्तर पश्चिम की साइड की तरफ ही पड़ती हैं। अगर आपसे गारो पहाड़ियां पूछी जाती हैं तो कहां पे हैं? आपकी मेघालय के अंदर। आपने पढ़ा होगा गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी मैं पहले के चैप्टर में आपको एक बार करवा चुका हूं। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है? आपके तिब्बत के पठार से, और इस तरह से बाहर हमारी जो सीमा है उसके साथ से लगते हुए आती है, और यहां पर अरुणाचल प्रदेश से दिहांग गार्ज बनाती है। दिहांग गार्ज बनाते हुए कहां पे एंटर करती है? आपके अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से असम में आएगी, और असम से होती हुई किस पे चली जाती है? आपकी बांग्लादेश के अंदर। तो ये सब चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको 100% हर एक सिंगल चीज क्लियर होगी, और आपके 100% नंबर आएंगे, आप किसी भी एग्जाम को दे लेना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए आप, वे स्थान जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। यानी कि यहां पर पूछा गया है, गेहूं और जौ है ना, वो आपके सबसे पहले उपजाए गए थे। और लगभग कितने वर्ष पूर्व? लगभग 8000 वर्ष पूर्व। कहां पे किए गए थे? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, मैंने आपको जस्ट अभी मैप में दिखाई थी। अब उत्तर पश्चिम के सुलेमान और जो किरथर की पहाड़ियां है ना, वहां पर शुरुआत किया गया था गेहूं और जौ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने भेड़, बकरी व गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। आगे देखिए, भारत में वे स्थान जहां पर कृषि का विकास हुआ था। तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट के अनुसार चलते हैं तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां भारत के अंदर तो नहीं है, तो यहां पर पूछा गया है भारत में वे स्थान जहां पर कृषि का प्रारंभ हुआ था, तो वो कहां पे है? उत्तर पूर्व में गारो, मैंने आपको जस्ट अभी दिखाई थी, गारो की पहाड़ियां मेघालय के अंदर। और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां, मैंने आपको विंध्य की पहाड़ियां भी बताई थी, जहां पर मैंने आपको अभी बताया है विंध्य की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो देखिए, वह स्थान जहां सबसे पहले चावल उपजाया था कौन से हैं? विंध्य के उत्तर में। आपको ये लाइन 100% याद रखनी है भाई। ठीक है, और नोट देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए कृषि का प्रारंभ कब हुआ था, तो आप बताएंगे 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। तो वे नदियां जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी सहायक नदियां कहलाती हैं। कौन सी नदियां? आपकी सहायक नदियां कहलाती हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास कब हुआ था, आपसे पूछा जाएगा, तो ये हुआ था आपका 4700 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। और अगर आपसे पूछा जाता है गंगा घाटी के नगर या फिर मगध जैसे बड़े राज्यों का प्रारंभ, तो आप बताएंगे 2500 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, और मगध का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? बिहार। और यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। तो ये जो तीनों जो क्वेश्चंस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण एशिया में क्या क्या चीजें शामिल हैं? आपका आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, यानी कि जो हमारे पड़ोसी राज्य है ना, वो आते हैं आपके दक्षिण एशिया के अंदर। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप की यात्राएं की हैं, तो किस लिए की हैं वो पूछा गया है। तो देखिए, कभी काम की तलाश में की, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण की, कभी दूसरी सेनाओं पर विजय हासिल करने के लिए की, तो या फिर व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपनी मूल्यवान वस्तुओं के साथ यात्रा करते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु लोगों को सलाह और शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते थे।
ठीक है, धार्मिक गुरु आप समझ गए होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने धर्म को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म को विकसित करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे देखिए, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। याद रखना है आपको भी। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बात आती है देश के नाम के बारे में। इस सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। मैं कह रहा हूं मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा और इनसे बाहर आपको एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको कल प्रूफ भी दे चुका हूं, जिसमें मैंने चंडीगढ़ पीआरटी के 15 क्वेश्चन करवाए थे और एग्जैक्ट हर क्वेश्चन आपका यहीं से था। ठीक है, तो देखिए आप, हमारे देश के लिए प्राय 2 नामों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से नाम है, एक इंडिया और एक आपका भारत। ठीक है, अब बात आती है इंडिया शब्द की। जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला है, इंडस से। और इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु। याद रखना भैया, किससे निकला है इंडस शब्द, आपके इंडस से। और इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी व यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस या फिर इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। अब देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है। तो ये क्या है आपका, इस साइड ये आपका उत्तर पश्चिम पड़ता है ना, ये शेर, ये वाला जो एरिया है ये आपका उत्तर पश्चिम पड़ता है। तो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी व यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, इंदोस और इंदोस। और मैंने आपको बताया जो सिंधु नदी है यहां पर है आपकी, यहां से और पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। तो इसके पूर्व में सिंधु नदी का पूर्व क्या हुआ, यही तो हुआ ना। तो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगर जो भारत नाम है किस जगह पर रहने वाले लोगों के लिए यूज होता था, तो उत्तर पश्चिम के अंदर, याद रखना आप। ठीक है, जिसका उल्लेख 3500 साल पुराने ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, याद रखना। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बात आती है पांडुलिपि की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। और मैनु का मतलब होता है हाथ के द्वारा। ठीक है, यानी कि हाथ के द्वारा लिखी गई। और स्क्रिप्ट क्या होती है, किसी चीज को लिखना। ठीक है, और ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि। तो हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि एक लैटिन शब्द है। यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो क्या, कैसा शब्द है, एक लैटिन शब्द है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है, जिसमें मैनु का मतलब है आपका हाथ। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अब आगे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अब पांडुलिपि बनाई जाती है किससे, ताड़ के पत्तों से अथवा हिमालय में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से। पेड़ का नाम क्या है, बुर्ज है, बुर्ज। या फिर ताड़ के पत्तों से, ताड़ के पत्तों से या फिर हिमालय में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से क्या बनती है, आपकी पांडुलिपि बनाई जाती है। तो ये चीजें आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राय पांडुलिपियां मंदिरों व विहारों के अंदर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं, मंदिरों व विहारों में। देखिए आगे, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। यानी कि इन पुस्तकों के अंदर क्या चीजें मिलती हैं वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना है आपको। हमारे महाकाव्य, कविताएं और नाटक किन भाषाओं में लिखे गए हैं, संस्कृत के अंदर जो मैक्सिमम है वो संस्कृत में है। साथ में प्राकृत व तमिल भाषा के अंदर, आपको तीनों याद रखनी है, संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में। ठीक है, और जो आपकी प्राकृत भाषा है ना, वो आम लोगों की भाषा है। यानी कि जो आम लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, वो यूज करते थे आपकी प्राकृत भाषा का। ये भी आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अभिलेख की। अगर जो अभिलेख है वो क्या है, आप इसमें देखिए, ये डायग्राम है आपके सामने, एक पत्थर सा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, कुछ गुदे हुए हैं अक्षर। ये आप देख सकते हैं, क्या गुदे हुए हैं, अक्षर गुदे हुए हैं इनके ऊपर। तो ये होता है आपका अभिलेख। यानी कि ऐसा लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। यानी कि उत्कीर्ण का मतलब होता है जो गोदे जाते हैं, जो बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 2500 साल पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो किसने बनवाया था, राजा अशोक ने बनवाया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, लगभग 2500 साल पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो किसने बनवाया था, राजा अशोक ने बनवाया था।
और यह अभिलेख किस भाषा के अंदर है? तो आपकी यूनानी व अरमाइक भाषा के अंदर। किस भाषा में? यूनानी व अरमाइक भाषा में, ठीक है, याद रखना आप। और लिपि किसे कहते हैं? अक्षरों अथवा संकेतों की बनी होती है आपकी लिपि, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पुरातत्वविद की, कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए, ये लोग अतीत में बनी व प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अतीत में बनी या प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं वो कहलाते हैं आपके पुरातत्वविद। पुरा का मतलब पुराना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो पुरानी चीजों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। आगे देखिए, ये जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, जिससे पता लगे कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ठीक है। ये रीजन है ढूंढने का। आगे देखिए, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचते हैं, जैसे अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में ही मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आपके अवशेष मिलते हैं। और देखिए, ये चीजें आप माइंड में रखना, इनको आप रिवाइज कीजिए। जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उस समय आप रियल में कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे या फिर अप्लाइड क्वेश्चन पूछे। जैसे सीटेट अब की बार हुआ, तो सीटेट के अंदर अब की बार क्या किया? क्वेश्चन इजी थे, लेकिन लैंग्वेज इतनी लेंदी कर दी। अब जिन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं की थी ना थ्योरी, वो उन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाए, लैंग्वेज के कारण ही कंफ्यूज हो गए, ठीक है। पेपर इजी थे, लेकिन रीजन क्या था? जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा थी, लैंग्वेज लेंदी कर दी गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप इन चीजों को 100% याद रखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। आगे चलते हैं। अब बात आती है इतिहासकार की। जो इतिहासकार हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए, हमने पुरातत्वविद पढ़ लिए, अब इतिहासकारी देखते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं? आपके इतिहासकार कहलाते हैं। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने वाले। आगे देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत बोलते हैं। जैसे बोला जाता है ना, अब इस चीज के वहां से क्या मिले हैं? स्रोत मिले हैं, परिणाम मिले हैं, परिमाण मिले हैं, तो क्या बोला जाता है? स्रोत। स्रोत याद रखना भाई, स्रोत। ये इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण का मतलब पुनः निर्माण करना, यानी कि ये आइडिया लगा लेते हैं कि यहां से इस चीज के स्रोत मिले हैं, यानी कि सिक्के मिले हैं, तो ये आइडिया लगा लेंगे यहां पर क्या होते थे? व्यापार होता था, और जहां पर व्यापार होगा वहीं पर क्या मिलेंगे? आपको सिक्के मिलेंगे। तो इस तरह से ये अतीत का क्या करते हैं? इमेजिन कर करके पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये नोट आप याद रखना। इतिहासकार व पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, क्या बताया गया है इनको? जासूस बताया गया है कि जो इतिहासकार, जो पुरातत्वविद हैं, वो उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुरागों के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अतीत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो बहुवचन के रूप में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, आप आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप यहां पर ये बर्तन देख रहे हैं और ये हैं आपके सिक्के जो उस समय यूज किए जाते थे। तो इस तरह के जो पात्र है ना, उनका प्रयोग कब किया गया था? आपका 4700 साल पहले। कितने साल पहले? 4700 साल पहले होता था। और जो इस तरह के जो चांदी के सिक्के हैं ना, इनका प्रयोग हुआ था आपका 2500 साल पहले, ठीक है। हम पहले भी 4700 साल पढ़ चुके हैं और 2500 साल पढ़ चुके हैं, तो उनसे आप इन चीजों को कनेक्ट कर लेना। जब आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से याद रख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी कि जब युद्ध पे जाते थे और उस युद्ध को जब वो जीत जाते थे ना, तो उनको वो क्या करते थे? लिखवा लेते थे, ठीक है। चाहे वो बुक के अंदर लिखवाएं या फिर वो क्या करवाएं? इंस्क्रिप्ट लिखवाएं या मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाएं, यानी कि उसका वो लेखा जोखा रखते थे। और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। लेकिन जैसे शिकारी हो गए, मछुआरे हो गए, संग्राहक हो गए, यानी कि आखेटक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे जो आम आदमी थे, ये अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और नहीं रखते थे इसलिए हम ज्यादा इनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके बारे में जानने में क्या मिलती है? मदद मिलती है, ठीक है। याद रखना भी आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं हम तिथियों का मतलब, कि तिथियों का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो वर्ष या तिथि की जो गणना है ना, वो जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनकी जन्म तिथि से की जाती है।
तिथियों की जो गणना है या वर्ष की जो गणना है कहाँ से की जाती है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसाई मसीह की जन्म तिथि से। ठीक है, जैसे देखिए अब आप एनसीईआरटी में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे ना, वहां पर जो आरंभिक बिंदु माना गया है ना, यानी कि वर्ष माना गया है ना, वो माना गया है आपका 2000। इस चीज को भी आप याद रखना। ठीक है, जैसे 2000 वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल बाद का समय। ठीक है, 2000 साल बाद का। और अगर आपसे कहा जाता है 2000 ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसाई मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले। आप ऐसे समझिए, ये मान लो एक लाइन खींच दी मैंने, इस लाइन पर मतलब ये हुआ कि यहां पर ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, यानी कि जस्ट स्टार्टिंग है। तो अगर मैं 2000 वर्ष बोलता हूं ना, तो 2000 वर्ष का मतलब है आगे का समय, इस समय से आगे का समय 2000 वर्ष। लेकिन अगर मैं आपको बोल देता हूं 2000 वर्ष ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व का मतलब हो गया इनके जन्म के वर्ष से 2000 साल पहले। तो दोनों में डिफरेंस समझना आप। ईसा पूर्व का मतलब होता है पहले, और सिर्फ आपको ईस्वी लिखा आता है तो उसका मतलब है बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनको आप याद रखना। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि जन्म से पहले। ठीक है, एक होता है एडी, यानी कि एनो डोमिनी, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि ईस्वी। ठीक है, एनो डोमिनी। आगे देखिए, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। एरा का मतलब होता है एक तरह से दौर। ठीक है, समय का दौर। ठीक है, तो सी का मतलब है कॉमन एरा, और बीसीई पूछा जाता है तो बिफोर कॉमन एरा, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे बीपी पूछा जाता है तो यानी इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। वर्तमान से पहले यानी कि पास्ट की बात हो रही है, बिफोर प्रेजेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात होती है अज्ञात लिपि के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपका पूछा जा सकता है, याद रखना आप। अज्ञात लिपि जो जानने की प्रसिद्ध कहानी है ना, वो कहां पे मिलती है? अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। याद रखना भी आप, अज्ञात लिपि को जानने की जो प्रसिद्ध कहानी है वो आपको कहां से मिलती है? अफ्रीकी देश मिस्र से, जो 5000 साल पहले यहाँ रहने वाले राजा और रानियों से संबंधित है। यानी कि जो ये कहानी है ना, किससे संबंधित है? 5000 साल पहले यहाँ रहने वाले राजा और रानियों से। ठीक है, आगे देखते हैं। इस कहानी के अनुसार मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा, इस पर मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, यानी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। एक पत्थर के ऊपर क्या किया गया है? एक पत्थर के ऊपर क्या किया गया है? उत्कीर्ण किया गया है, गोदा गया है, जिस पर 3 भाषाओं तथा लिपियों में लेख लिखा गया है। तो यहां पर वो 3 भाषाएं कौन सी थी? एक तो आपकी यूनानी और मिस्र लिपि के 2 प्रकार। तो आपकी एक तो यूनानी हो गई और 2 हो गई आपकी मिस्र लिपि की। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? आपकी 3 भाषाएं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। आगे देखते हैं। यहां राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और उस फ्रेम को क्या कहा गया है? कारतूस। ये भी आप याद रखना। ठीक है, कि यहां पर राजा और रानियों के नाम से एक छोटे से प्रेम दिखाए गए हैं, जिसे कहा गया है कारतूस। याद रखना आप। ठीक है भाई। और देखिए, ये आपकी अज्ञात लिपि है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ए है, तो ए जो वर्ड है वो पक्षी के लिए यूज किया गया था। यहां पर भी ए है और यहां पे भी ए है, और ऊपर क्या दिखाया गया है? आपका पक्षी दिखाया गया है। इसी तरीके से जो एल है, एल वर्ड यूज किया गया था आपका लोयन के लिए, शेर के लिए। यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या थी ये एक अज्ञात लिपि थी। जैसे यहाँ पर के है, तो के लिए क्या बनाया गया? ट्रायंगल बनाया गया। तो ये एक अज्ञात लिपि है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो देखिए, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने कवर कर लिया है। आपको कुछ भी नहीं करना, बार बार इन वीडियो को रिवाइज करना है। और मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।